आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर रहेगा एमसीक्यूज ऑन क्लाइमेट्स एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो जितने भी क्लाइमेट और क्रॉप्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको आपको इस लेक्चर में बताया जाएगा, प्लस एमसीक्यूज को सॉल्व किया जाएगा, ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया जाएगा। इतनी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको ये टॉपिक फुल्ली प्रिपेयर हो जाएगा फॉर योर एग्जाम। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्लेस ऑफ राजस्थान इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नेट इन इंडिया। अगर हम ग्राउंड नेट की प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया के अंदर ग्राउंड नेट की प्रोडक्शन में राजस्थान का कौन सा रैंक आता है? इज इट फर्स्ट रैंक, फोर्थ रैंक, थर्ड रैंक या सेकंड रैंक? तो अगर हम बात करें ग्राउंड नेट की तो ग्राउंड नेट में राजस्थान का रैंक आता है सेकंड। तो यहां पर आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, आपने देखना है कि जैसे ग्राउंड नेट है इसका सेकंड रैंक पे राजस्थान है इंडिया में, तो फर्स्ट रैंक पे कौन आता है? तो फर्स्ट रैंक पे आता है गुजरात। क्या कौन सी स्टेट आती है हमारी? गुजरात। तो आप ऐसे याद रख सकते हो ग्राउंड नेट गुजरात, जीजी से आप ऐसे याद रख सकते हो। अब आपको देखना है कि गुजरात और किन चीजों में जो है नंबर वन पे आता है। जैसे अगर हम बात करें तंबाकू की, तो तंबाकू में पहले आंध्र प्रदेश आता था बट अभी गुजरात टॉप कर रहा है। तो तंबाकू में भी हम याद रख सकते हैं किसकी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है? गुजरात की। ठीक है, उसके पहले अगर हम बात करें कॉटन की, तो कॉटन में आपको पता है गुजरात सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, बट रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग गुजरात को रिप्लेस कर दिया है महाराष्ट्र ने। अभी इंडिया की अगर हम बात करें तो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट में सबसे पहले नंबर पे जो आती है वो आती है महाराष्ट्र। तो ये आप याद रख सकते हो। तो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो गुजरात जो है वो ग्राउंड नेट और तंबाकू इन दोनों में टॉप प्रोड्यूसर इंडिया के अंदर मानी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें ग्राउंड नेट की तो क्या ये खरीफ क्रॉप है, रैबी क्रॉप है या जायद क्रॉप है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ग्राउंड नेट एक किस्म की खरीफ क्रॉप है। ठीक है, खरीफ क्रॉप है। अब हमें ना ये क्रॉप का जो पैटर्न है इसको समझना है। तो इंडिया में तीन तरह का क्रॉपिंग पैटर्न चलता है, ध्यान से सुनना। एक आ जाती है खरीफ क्रॉप्स, एक आ जाती है राबी क्रॉप्स और एक आ जाती है जायद क्रॉप्स। ठीक है, ये तीन तरह की क्रॉप्स जो है वो इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न है। खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो इनको जो इनके बीज जो बोए जाते हैं, सोन किया जाता है, इसको किया जाता है जून जुलाई में। ठीक है, और इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है वो होती है सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, इसका मतलब मॉनसून कब आते हैं हमारी कंट्री में? जून जुलाई के टाइम में आते हैं। तो इसका मतलब मॉनसून वाली जो क्रॉप्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? खरीफ क्रॉप्स, जो मॉनसून के टाइम। और आपको पता है मॉनसून के टाइम में बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं। इसका मतलब खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको बहुत ज्यादा बारिशों की जरूरत होती है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्यों कई बार एग्जाम में ये भी दे दिया जाता है कि इस क्रॉप को कितना रेनफॉल रिक्वायर होता है। तो अगर कोई खरीफ क्रॉप होगी तो आपने देख लिया ना खरीफ क्रॉप कब हम उगाते कब हैं? हम स्टार्ट इसकी सोन स्टार्ट करते हैं जून जुलाई में और इसको हार्वेस्ट कब करते हैं? सितंबर अक्टूबर में। तो ये जून जुलाई में लगती है ना, तो जून जुलाई में लगती है, इस टाइम पे मॉनसून आते हैं, मतलब इसको ग्रो करने में बहुत ज्यादा बारिशों की जरूरत होती है। खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी आ जाती है? जैसे आपके चावल हो गए, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर की दाल होगी, मूंग हो गया, उड़द होगी, कॉटन हो गया, जूट, ग्राउंड नट, ये सारी कौन सी आ जाती हैं? खरीफ क्रॉप। अब राबी क्रॉप्स की बात करें तो राबी क्रॉप्स को हम कब सोन करते हैं? सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, इनको लगाते हैं हम और इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है? मार्च अप्रैल में। ठीक है, तो ये एक ऐसी क्रॉप है जिनमें बहुत ज्यादा बारिशों की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो राबी क्रॉप्स कब लगाई जाती हैं? सितंबर अक्टूबर में, और इनकी हार्वेस्टिंग कब होती है? मार्च अप्रैल में। आपने याद रखना। इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, बार्ले हो गया, पीस हो गया, मस्टर्ड एटसेट्रा इसमें इंक्लूड है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, कई बार डायरेक्ट क्या क्वेश्चन में दिया जाता है, एक क्रॉप का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है खारिफ है, राबी है या जईद क्रॉप है। तो आप लिख लो यहाँ पर खारिफ क्रॉप में आप लिख लो राइस हो गया, मेस, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, ये सारी खारिफ क्रॉप्स हैं। और राबी में आप इंपॉर्टेंट याद रखो वीट, बार्ले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड। फिर जईद क्रॉप कौन सी होती है? देखो, हमने खारिफ क्रॉप लगाई जून जुलाई में, हार्वेस्ट कर ली सितंबर अक्टूबर में। राबी क्रॉप हमने लगाई सितंबर अक्टूबर में, हार्वेस्ट कब कब की हमने? मार्च अप्रैल। अब देखो मार्च से जून जुलाई के बीच का टाइम खाली है, तो मार्च से जून जुलाई का टाइम जो बीच खाली है उसके बीच में जो क्रॉप्स ग्रो होती है उनको बोलते हैं जईद क्रॉप। इन जईद क्रॉप्स में हम क्या ग्रो करते हैं? इन जईद क्रॉप्स में हम मेनली सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, ककम्बर हो गया, खीरा जिसे कहते हो। तो ये चीजें हम इन जायद क्रॉप्स में ग्रो करते हैं। तो आई होप आपको इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न समझ आया होगा। इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न में ज्यादा नहीं है, तीन तरह के क्रॉप्स हैं, खारिफ, राबी और जयद। जून जुलाई में जो हम बोते हैं जिनका बीज, और सितंबर अक्टूबर में जिनको हार्वेस्ट करते हैं, दैट इज खारिफ क्रॉप। इनमें बहुत ज्यादा बारिशें चाहिए होती हैं। फिर अगर हम सितंबर अक्टूबर में उसको बीज बोते हैं और अगर हम मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट करते हैं तो वो राबी क्रॉप्स में आ जाती हैं, और मार्च अप्रैल से जून जुलाई के बीच में जयद क्रॉप्स आ जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, कॉटन को
हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ये तो आपको समझ आ गया। लाइट रेनफॉल, बारिशें या इरिगेशन जो है वो इसको कम चाहिए होती है, ज़्यादा बारिशें या ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। डैश फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब इतने दिन कॉटन को अच्छे से ग्रो होने के लिए चाहिए, इतने दिन कोहरा नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोहरा पड़ेगा तो कॉटन जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं कॉटन को ग्रो करने के लिए? 210, 220, 230 या 240। तो 210 जो है फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं कॉटन को ग्रो होने के लिए, ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम कॉटन के बारे में देख लेते हैं। देखो, कॉटन एक ब्लैक सॉइल में ग्रो होने वाला प्लांट है। तो ब्लैक सॉइल कहां पर है? डेक्कन वाले एरिया में, महाराष्ट्र गुजरात वाले एरिया में है। तो इसीलिए कॉटन कहां पर ग्रो होता है? मेनली गुजरात महाराष्ट्र में। अब गुजरात महाराष्ट्र में भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है कॉटन का? महाराष्ट्र। आपने याद रखना है, पहले कौन था? गुजरात था, और रिसेंटली गुजरात ने महाराष्ट्र ने गुजरात को रिप्लेस कर दिया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें कॉटन खरीफ क्रॉप है या राबी क्रॉप है, तो कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब इंडिया का कॉटन प्रोडक्शन में कौन सा रैंक आता है वर्ल्ड में? तो इंडिया 4th रैंक में आता है वर्ल्ड में कॉटन प्रोडक्शन में। पहले नंबर में आता है चाइना। तो एक रेवोल्यूशन आई थी कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उस रेवोल्यूशन को बोलते हैं सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है? तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है? कॉटन के। इसी तरह पूछ लेता है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है? तो गोल्डन फाइबर जूट के लिए है, ठीक है। गोल्डन फाइबर किसके रिलेटेड है? जूट के लिए। और सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है? कॉटन के लिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द क्रॉप एरिया अंडर हाई यील्डिंग वैरायटीज, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटीज मतलब ऐसी वैरायटी के सीड्स हम यूज करेंगे जिसकी प्रोडक्शन, यील्ड होता है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो। द क्रॉप एरिया अंडर हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ विच अमंग्स द फॉलोइंग क्रॉप ग्रू कंसिडरेबली ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, एक ऐसी क्रांति आई थी जिससे हमने क्या किया था, अपनी जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी प्रोडक्शन को इनहेंस किया था। तो किसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुई थी? किसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज को हमने यूज किया था? शुगर कैन में यूज करा था, पल्सेस में यूज करा था, ऑयल सीड्स में यूज करा था, या व्हीट में यूज करा था? तो मेनली ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट किस में हुआ था? व्हीट में हुआ था। यूपी, पंजाब, हरियाणा वाला ये जो रीजन है, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा हमने व्हीट की प्रोडक्शन करी थी ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब हमें यहाँ पर व्हीट के बारे में समझना है। तो व्हीट के इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होती है? आपने याद रखना है, यूपी में होती है, उसके बाद मध्य प्रदेश में होती है, देन पंजाब में होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें व्हीट कौन सी क्रॉप है, खारिफ है या राबी क्रॉप है? तो व्हीट एक राबी क्रॉप है, मतलब ये सितंबर अक्टूबर में इसके बीज बोए जाते हैं, और कब ये हार्वेस्ट की जाती है? मार्च अप्रैल में, आपने याद रखना है। तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? व्हीट का वर्ल्ड में, ओनली आफ्टर चाइना। तो पहले नंबर पे कौन है? चाइना, और सेकंड नंबर पे इंडिया आ जाता है वर्ल्ड में व्हीट प्रोडक्शन में। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है, ठीक है। आपने इनमें से बताना है कौन सी खरीफ क्रॉप है। व्हीट, पीस, ग्राउंडनट या पंपकिन? तो कौन सी खरीफ क्रॉप है? ग्राउंडनट। कौन सी खरीफ क्रॉप है इनमें से? ग्राउंडनट। देखो यहां से आपको समझ आ गई कि व्हीट और पीस ये दोनों जो है ये कौन सी क्रॉप है? ये राबी क्रॉप्स हैं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। पंपकिन जो है वो खरीफ तो नहीं है, यहां से आपको समझ आ गया। आपने मुझे बताना है वो राबी क्रॉप है या ज़ैद क्रॉप है, ठीक है। ज़ैद क्रॉप है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो एक बार मैं यहाँ पर खरीफ क्रॉप सभी लिख देता हूँ, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं खरीफ कौन सी है, राबी कौन सी है। तो अगर आपने कहीं पर लिखा होगा तो आपको ये चीजें भूलने वाली नहीं होंगी। तो खरीफ क्रॉप में आप लिख लेना, जैसे राइस हो गया, ये खरीफ क्रॉप में लिख रहा हूँ, राइस हो गया, मेज हो गया, ठीक है, मेज हो गया, ज्वार हो गया, ज्वार, बाजरा हो गया, ठीक है, बाजरा। कॉटन की बात करें, कॉटन भी आ जाता है। ग्राउंड नेट हमने अभी देखा, तो ग्राउंड नेट भी इसमें आ जाता है। ये सारी खरीफ क्रॉप्स में आ जाते हैं। देन हमारे पास जूट हो गया, जूट भी इसी में आ जाता है। उड़द हो गया, ये भी आ जाता है। सोयाबीन हो गया, मूंग हो गया, ठीक है, मूंग की दाल, सोयाबीन, ये सारी किस में आ जाते हैं? खरीफ क्रॉप में। अगर हम राबी क्रॉप्स की बात करें तो राबी में इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी आ जाए? सबसे पहले व्हीट को आपने याद रखना है। मस्टर्ड जो सरसों है वो भी राबी क्रॉप में आ जाती है। फिर हमारे पास पीस हो गया, ठीक है, पीस हो गया, मटर, ग्राम हो गया, ग्राम भी इसी में आ जाता है। देन हमारे पास बार्ले हो गया, बार्ले भी कौन सी क्रॉप है? राबी क्रॉप है। तो ये आपने याद रखना है फॉर योर एग्जाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर ना राबी क्रॉप्स वाले दिए जाते हैं, क्योंकि ये कम है ना, तो कई बार ऐसे ग्राम को पूछा जाता है। मस्टर्ड ज्यादातर पूछा जाता है कि मस्टर्ड कौन सी क्रॉप है, खरीफ है, राबी है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोरा इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ ग्लूटिनस राइस।
बोरा किसकी कॉमन वैरायटी है? ग्लूटिनस राइस की। तो पहली चीज आपको ये क्लियर होगी, बोरा किसकी वैरायटी है? राइस की, और कौन सी? ग्लूटिनस राइस की एक वैरायटी है। तो ये कहाँ पाई जाती है हमने ये बताना। असम में पाई जाती है, बिहार में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये कहां पर पाई जाती है? बोरा असम में पाई जाती है, ठीक है। आपने ना 3 नाम याद रखने, एक होते हैं अस, याद रखना, अस, अमन और बोरा, ठीक है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अस, अमन और बोरा किसकी वेराइटीज हैं, ठीक है। कई बार राइस दे दिया जाता है, वीट दे दिया जाता है, मेज दे दिया जाता है, और भी कई कॉटन वगैरह दे दिया जाता है। तो आपको याद रखना है किसकी वेराइटीज हैं, राइस की वैरायटी। अब हम राइस की बात करें, अगर इंडिया राइस का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओनली आफ्टर चाइना, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, राइस को ग्रो करने के लिए रेनफॉल बहुत ज्यादा चाहिए, नियर अबाउट 150 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल आपको यहाँ पर चाहिए। राइस कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और राइस जो है मेनली कहाँ पर ग्रो होता है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राइस की होती है वेस्ट बंगाल में, आपने याद रखना। देन यूपी आ जाता है, देन पंजाब आ जाता है, बट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होती है? वेस्ट बंगाल में। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो टॉप में कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इंडिया की? तो पहले गुजरात होती थी, मे बी आंसर्स में मैंने शायद गुजरात डाल दिया, तो इसको निग्लेक्ट करना। एट प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सी स्टेट है? महाराष्ट्र जो है वो कॉटन प्रोडक्शन में सबसे पहले नंबर पे आती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन द मंथ्स ऑफ। तो खरीफ क्रॉप्स हैं वो कब हार्वेस्ट की जाती है? हार्वेस्ट होता है कटाई, उसकी किस मंथ में होती है? तो मैंने आपको बताया इनको जून जुलाई में लगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड टू। तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? लेदर के साथ एसोसिएटेड है, ऑयल सीड के साथ एसोसिएटेड है, जूट के साथ एसोसिएटेड है, कॉटन के साथ। तो मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? कॉटन के साथ। देखो कुछ इंपॉर्टेंट ना आपको रेवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, वो किसके साथ एसोसिएटेड है? जूट के साथ। तो इंडिया जूट की प्रोडक्शन में नंबर 1 में भी आता है। तो गोल्डन फाइबर किसके साथ एसोसिएटेड है? जूट के साथ। ये आपने याद रखना है। देन अगर हम बात करें, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो किसके रिलेटेड आया था? फूड ग्रेन्स के रिलेटेड, जिसमें वीट वगैरह पे ज्यादा इंफेसाइज किया गया था उनको ग्रो करने के लिए। अब फर्टिलाइजर्स के लिए ग्रे रेवोल्यूशन होता है। तो ग्रे रेवोल्यूशन किसके लिए आया था? फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन के रिलेटेड था। ग्रे फर्टिलाइजर आपने याद रखना है ग्रे रेवोल्यूशन से। अब रेड रेवोल्यूशन जो है वो किसके लिए आया था? मीट और टोमेटो के लिए। मीट के लिए आपको पूछा जाए कौन सी रेवोल्यूशन आई थी, या टोमेटो के लिए कौन सी आई थी, तो उसके आपने याद रखना है कौन सी रेवोल्यूशन थी, वो रेड रेवोल्यूशन। एग और पोल्ट्री की बात करें, एग पोल्ट्री के लिए कौन सी रेवोल्यूशन है? आपने याद रखना है, इसके लिए रेवोल्यूशन जो है हमारे पास वो सिल्वर रेवोल्यूशन। सिंपल सिल्वर रेवोल्यूशन इज फॉर एग एंड पोल्ट्री, ठीक है। और ये बेसिकली सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन है। तो इस सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करेगा तो वो एग के लिए आपने याद रखना है। ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, ऑयल सीड्स जो होते हैं उनके लिए येलो रेवोल्यूशन थी। तो येलो रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? ऑयल सीड्स के लिए, आप याद रख सकते हो। व्हाइट रेवोल्यूशन तो आप नाम से ही याद रख सकते हो, व्हाइट कलर का मिल्क होता है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन जो है मेनली मिल्क या डेयरी सेक्टर के साथ एसोसिएटेड है, ये आप याद रख सकते हो। इसी तरह एक राउंड रेवोल्यूशन भी आई थी, वो पोटैटो के साथ एसोसिएटेड थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हैं जो क्रॉप से रिलेटेड हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एग्जाम में आपको इनसे हेल्प मिलेगी। गोल्डन फाइबर जूट से है, फूड ग्रेन के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर के लिए, रेड जो है मीट टोमेटो के लिए, एग के लिए सिल्वर रेवोल्यूशन आया, येलो रेवोल्यूशन किसके लिए था? ऑयल सीड्स के लिए, व्हाइट मिल्क से ही पता चल गया डेयरी सेक्टर रिलेटेड, राउंड जो है पोटैटो, सिल्वर फाइबर देख लिया कॉटन, और गोल्डन फाइबर जूट के लिए। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांटेशन क्रॉप? इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप है? प्लांटेशन क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जिनको एक्सटेंसिव स्केल पे ग्रो किया जाता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए, ठीक है। एक्सटेंसिव स्केल पे कमर्शियल पर्पसेस के लिए जिसको क्रॉप को ग्रो किया जाता है उसको बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप। तो इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप है? वीट, मस्टर्ड, रबर और ऑयल सीड। तो इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप है? रबर, जिसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। अब अगर हम रबर की बात करें, रबर की बात करें, देखो प्लांटेशन क्रॉप में और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, कोकोआ हो गया, कोकोनट हो गया, ये आप याद रख सकते हो। रबर की बात करें, इंडिया में लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है रबर की वो कहां पर होती है? केरला में होती है, आपने याद रखना। केरला के बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। तो वर्ल्ड में अगर बात करें, वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? थाईलैंड, इन प्रोडक्शन ऑफ रबर। तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन रबर की कहां पर होती है? केरला में होती है, ठीक है। ये चीजें आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। पेपर में आपको क्वेश्चन पता है किस तरह से आता है क्रॉप से रिलेटेड?
ये पूछा जाएगा ये खरीफ है, राबी है या ज़ैद क्रॉप है, या ये पूछा जाएगा, या किसी में कौन सी स्टेट जो है टॉप कर रही है, या किसी क्रॉप में इंडिया टॉप कर रही है, तो उसके रिलेटेड भी पूछा जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ इंडिया प्रोडक्शन में किन किन चीजों में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो ये आप लिख लेना कहीं पर। देखो पल्सेस की बात करें, दालों की बात करें, दालों में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड की, सबसे पहले नंबर में आता है। देन अगर हम बात करें जूट, ठीक है, जूट जो है, जूट के लिए भी इंडिया जो है वो नंबर 1 पे आता है वर्ल्ड में। बनानास की बात करें तो बनानास में भी इंडिया नंबर 1 पे आता है वर्ल्ड में, और मिल्क की प्रोडक्शन में भी इंडिया नंबर 1 में आता है वर्ल्ड में। तो ये चीजें हैं जिनमें इंडिया नंबर 1 में आता है, तो इनके रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद इंडिया में किस स्टेट में कौन सी क्रॉप जो है वो सबसे ज्यादा ग्रो होती है, इसके रिलेटेड भी पूछा जाता है। कौन सी खरीफ क्रॉप है, राबी क्रॉप है, ये पूछा जाता है। या कई बार पूछा ऐसे भी पूछा जाता है कि किस क्रॉप के लिए बारिशें ज्यादा चाहिए। देखो अगर तो 50-60 सेंटीमीटर लिखा हुआ है रेनफॉल, तो वो कम है ना। 150, 200 या 300 लिखा हुआ है वो ज्यादा है। इसका मतलब ये कौन सी क्रॉप होगी, ये खरीफ क्रॉप होगी, क्योंकि खरीफ क्रॉप ही तो मानसून वाले सीजन में होती है, तो बारिशें तभी ज्यादा होती है। तो ये आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको पता है कि वो क्रॉप कब ग्रो होती है और कब हार्वेस्टिंग होती है, और उसके बीच में अगर आप देख लो कि वो कौन से उस टाइम पे मानसून आ रहे हैं, तो जब मानसून होते हैं जून जुलाई के टाइम, उस टाइम बारिशें ज्यादा होती है, इसका मतलब उन क्रॉप को ज्यादा बारिशों की जरूरत है, तो उन क्रॉप में रेनफॉल ज्यादा चाहिए होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। हम इंडिया में रहते हैं और आपको पता है कि इंडिया में नियर अबाउट 58% ऑफ द पॉपुलेशन किसमें इन्वॉल्व है, हमारी एग्रीकल्चर में ना। तो हम सबको एग्रीकल्चर के रिलेटेड थोड़ी बहुत ही चीजें पता ही होती हैं, और वही नॉलेज हमें अपने एग्जाम में भी यूज करनी होती है। तो मैंने आपको बहुत बार ये चीजें एक्सप्लेन करी हैं। जब भी हम किसी भी एग्जाम को फेस करने जाएं तो अपने दिमाग को खोल के जाना है। आपकी प्रिपरेशन कितनी है उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि आप उस दिन क्या सोचते हो उन 2 घंटों में या 1 घंटों में, जितना भी आपका टाइम आपको अलॉट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉइल रिप्लेनिशमेंट मेथड। तो सॉइल को रिप्लेनिश करना मतलब उसको दोबारा से उसकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना, उसके न्यूट्रिएंट लेवल को बढ़ाने वाला मेथड कौन सा है, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग, क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग ऑफ लिगुमिनियस प्लांट्स, और ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही जो है, ये तीनों ही मेथड जो है, इनसे क्या होता है, सॉइल जो है वो रिप्लेनिश होती है, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इनहेंस होती है। वर्मी कंपोस्टिंग मेथड में पता है क्या होता है, वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनकी हेल्प से क्या किया, अर्थ फॉर्म्स या और उनकी हेल्प से ऑर्गेनिक वेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है और मैन्योर वगैरह प्रिपेयर किया जाता है। खाद वगैरह जो आप नेचुरल खाद जो है वो आप खेतों में डालते हो, तो वो वर्मी कंपोस्टिंग मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि आप एक क्रॉप लगाओ उसके बाद कोई अलग क्रॉप लगाओ। इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की जो देखो एक क्रॉप ग्रो करेगी तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप वही क्रॉप लगाओगे ना, तो सेम न्यूट्रिएंट बार बार एब्जॉर्ब होते रहेंगे, तो वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। बट अगर आप रोटेशन में लगाओगे तो एक क्रॉप के न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग है, दूसरे की अलग है, तो ऐसे ऐसे रोटेशन में न्यूट्रिएंट्स की जो लेवल है वो मेंटेन रहता है सॉइल में। फिर लिगोमिनियस प्लांट्स वो होते हैं जिनकी अगर हम रूट्स की बात करें, उनकी रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो ऐसे प्लांट की ग्रो करने की वजह से हमें क्या होता है कि उन प्लांट्स की वजह से नाइट्रोजन जो है वो इजीली फिक्स हो जाती है, और नाइट्रोजन जो है वो एक तरह का न्यूट्रिएंट जो हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ में। तो ये तीनों मेथड जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ज़ैद क्रॉप। इनमें से कौन सी ज़ैद क्रॉप है। ज़ैद का मैंने आपको बता दिया है, मार्च अप्रैल में इसको लगाया जाता है और जून जुलाई में खरीफ क्रॉप से पहले इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो इसमें कौन सी आती है, सीजनल वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आ जाते हैं। तो कॉटन तो नहीं है, खरीफ क्रॉप है, कॉफी भी नहीं है, मिलेट भी नहीं है, तो ककम्बर जो होता है, खीरा, वो एक तरह की ज़ैद क्रॉप है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच फाइबर इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। तो इनमें से कौन से फाइबर को गोल्डन फाइबर कहते हैं, कॉटन, जूट, रेयॉन और वुल। तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। गोल्डन फाइबर जो है, गोल्डन रेवोल्यूशन भी किसके रिलेटेड थी, जूट के लिए थी। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। सबसे ज्यादा जूट की प्रोडक्शन कहां पर होती है, वेस्ट बंगाल में। पहली फैक्ट्री भी जो जूट के रिलेटेड थी वो वेस्ट बंगाल में थी, रिश्रा में। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में आगे है, देन बिहार आ जाता है, देन असम रीजन आ जाता है, ठीक है। इसके लिए अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, और रेनफॉल इसमें भी ज्यादा चाहिए, नियर अबाउट 150 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल इसकी ग्रोथ के लिए हमें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सुल्तना
गुलाबी एंड काली चंपा वेराइटीज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर फ्रूट। तो ये किसकी वेराइटीज हैं, फ्रूट किन फ्रूट्स की वेराइटीज हैं ये तीनों, ठीक है, हमें बताना है। कस्टर्ड एप्पल, ऑरेंज, गावा या ग्रेप्स। तो ये तीनों किसकी वेराइटीज हैं, ग्रेप्स की वेराइटीज हैं। तो ये एक फैक्चुअल डेटा है, आपको याद रखना है। सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा किसकी वेराइटी है, ग्रेप्स की। देखो मैंने आपको एक लेक्चर डाला था JNK के रिलेटेड, तो JNK के रिलेटेड जितने मैंने आपको लेक्चर लाए हुए हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, आप उनको देख सकते हो। वहां पर मैंने इकोनॉमी, क्रॉप्स, क्लाइमेट, ये सब चीजों के रिलेटेड क्वेश्चन लाए हुए हैं उन लेक्चर्स में। तो आप प्लेलिस्ट में जरूर जाओ, और भी इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी के रिलेटेड, चाहे वो रिवर्स, लेक से रिलेटेड है, तो बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हो और आपकी ये प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। यहां तक जो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे थे वो सभी क्वेश्चन किसके रिलेटेड थे, आपके क्रॉप्स के रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्लाइमेट रिलेटेड है, उनको भी देख लेते हैं। First question is the winter rains caused western disturbances in northwestern plain of India gradually decreases from east to west to east, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो विंटर में बारिशें होती हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में बारिशें होती किस वजह से। देखो ये हमारा प्यारा भारत आ गया, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे भारत की, तो हमारे भारत में सर्दियों में जो बारिशें होती हैं, आपको पता है पंजाब, जम्मू वाला रीजन जो है पंजाब, यहाँ पर बारिशें दिल्ली में ज्यादा होती हैं, ठीक है। गर्मियों में बारिशें जो हैं वो ज्यादातर कौन से एरिया में होती हैं, ये केरला कर्नाटका वाले में मॉनसून जो है वो हिट करता है, तो मॉनसून यहाँ से हिट करता है, तो गर्मियों में इस रीजन में बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। गर्मियों में तो डिफरेंट रीजन में बारिशें होती है, बट सर्दियों में पर्टिकुलरली इस रीजन में बारिशें बहुत ज्यादा होती है। अब क्यों होती हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी एक, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पर। मेडिटेरेनियन सी से हवाएं क्या करती हैं, हवाएं यहाँ से पानी उठाती हैं, ठीक है, और क्या करती हैं, इस रीजन में बारिशें करवाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो जो सर्दियों में बारिशें होती है ना हमारे जम्मू रीजन में, अगर हम बात करें तो वो किसकी वजह से होती है, पंजाब वगैरह में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, ये आपने याद रखना है। अब देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो कहाँ से पानी ले रही है, मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है, वेस्ट से, और वेस्ट से आ रही है ये ईस्ट की तरफ, तो वेस्ट से ईस्ट आते आते इनका पानी कम होता जाएगा, क्योंकि रास्ते में ये पानी अपना गिराते जाएंगे ना, रेनफॉल करती करती आएंगी। तो इसका मतलब यही है कि यही क्वेश्चन में पूछा है कि जो विंटर रेन्स होती हैं, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं, वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि ये वेस्ट से ओरिजिनेट हो रही है और जैसे जैसे ईस्ट की तरफ चलती जाएंगी तो हमारा रेनफॉल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, यहां से आपने बहुत सी चीजें सीखी हैं। पहली बात, सर्दियों में बारिशें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की होती हैं, वजह से होती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहां से ओरिजिनेट होती है, मेडिटेरेनियन सी से, और ये पानी जो है मेनली पंजाब, जम्मू, और अगर हम बात करें ये एरिया जो हो गया राजस्थान का भी कुछ एरिया ऊपर वाला, वहां तक ये पानी जो है सर्दियों में बारिशें होती हैं, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इज रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है, मेडिटेरेनियन सी से। जो हमारी जेट स्ट्रीम्स होती हैं, जो अपर एयर में हवाएं चलती हैं, वो पानी उठाती हैं मेडिटेरेनियन सी में और इंडिया के ऊपर गिराती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल कब होता है, ये हर कोई आंसर दे सकता है। मार्च से जून के बीच में बिल्कुल नहीं, जून से सितंबर के बीच में सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं। इस टाइम पे क्या आता है, मॉनसून आते हैं। हम बोलते हैं ना मॉनसून आएंगे तो बारिशें होंगी, जून से सितंबर के बीच में। अब मॉनसून क्या होते हैं, मॉनसून इज जस्ट सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। विंड की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से क्या होता है कि हवाएं जो हैं वो समुद्र, ये जो अरेबियन सी है ना, यहाँ से ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है ना, तो क्या होता है कि ये साउथ वेस्ट हवाएं जो होती हैं ये यहाँ से अरेबियन सी से पानी उठाती हैं गर्मियों के महीनों में, और ये क्या करती हैं इंडिया में उस पानी को गिराती हैं, तो बारिशें होती हैं, ठीक है। तो मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है वो रेनफॉल कब रिसीव करता है, जून से सितंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स हेल्प इन राइपनिंग ऑफ मैंगोज। तो मैंगोज की राइपनिंग के लिए कौन सी लोकल विंड्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। नॉर्वेस्टर, मैंगो शावर, लू या ब्लोसम शावर। तो इनमें से कौन सी लोकल विंड राइपनिंग ऑफ मैंगोज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या आपको बताना है। तो वो कौन सी है, मैंगो शावर। कौन सी है, मैंगो शावर, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मैंगो शावर को प्री मॉनसून शावर भी कहते हैं। देखो मॉनसून आने से पहले जो बारिशें होती है ना, ये कौन से एरिया की मेनली बात हो रही है, ये बात हो रही है केरला और कर्नाटका रीजन की। कहाँ की, केरला और कर्नाटक। आपको पता है जब मॉनसून आते हैं ना, सबसे पहले वो वेस्टर्न घाट में ही हिट करते हैं, ठीक है। ये रीजन जो है, मैंने फिजिकल डिवीजन में बताया भी आपको, ये रीजन है वेस्टर्न घाट वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले ये मॉनसून जो है, साउथ वेस्ट मॉनसून जो है ये हिट करता है।
बट मॉनसून से पहले एक बारिशें होती हैं, स्मॉल लोकल विंड्स की वजह से बारिशें होती हैं जिनको हम बोलते हैं मैंगो शावर। इसको बोलते हैं प्री मॉनसून रेन्स, और इसकी वजह से केरला कर्नाटका में जो मैंगोज हैं उनकी राइपनिंग में हेल्प मिलती है, ये आपने याद रखना, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें लू की, लू आपको पता है पंजाब, दिल्ली वगैरह जम्मू के रीजन में भी चलती है, ये हॉट ड्राई विंड्स होती हैं। नॉर्वेस्टर की बात करें, नॉर्वेस्टर जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, काल बैसाखी भी कहते हैं, काल बैसाखी भी कहते हैं, ये आप याद रखना। इनकी वजह से क्या होता है कि ये जो वेस्ट बंगाल या असम वाला रीजन है वहां पर इवनिंग के टाइम में थंडर स्टॉर्म वगैरह चलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं काल बैसाखी, आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द रेन कॉज्ड बाय अ लाइटनिंग स्टॉर्म इज कॉल्ड चेरी ब्लॉसम। इंडिया के कौन से पार्ट में जो स्टॉर्म की वजह से रेन्स होती हैं, किसकी वजह से, स्टॉर्म जो तूफान आते हैं उनकी वजह से जो रेन्स होती हैं उनको हम चेरी ब्लॉसम कहते हैं। तो कौन से रीजन में चेरी ब्लॉसम जो है वो विंड्स चलती हैं, आपने सिर्फ इस क्वेश्चन में इसका आंसर देना है। क्या वो गुजरात में चलती हैं, मेघालय में चलती हैं, कर्नाटका में चलती हैं, उत्तराखंड में चलती हैं? तो वो कहाँ चलती हैं, कर्नाटका में। देखो मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, जो मैंगो शावर है ना, अभी हमने पढ़ा मैंगो शावर जो है, जो प्री मानसून शावर होता है केरला कर्नाटका के रीजन में, इसको डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है डिफरेंट रीजन में। तो कर्नाटका में हम जो है मैंगो शावर को क्या कहते हैं, चेरी ब्लॉसम, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। और ये अच्छा होता है, कॉफी शावर भी कहते हैं इसको कर्नाटका में, कॉफी की प्लांटेशन के लिए भी ये बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बच गए हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मेरे को आपको पहले एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो मैं आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा साउथ वेस्ट मानसून का, कैसे मानसून आते हैं और कैसे रीट होते हैं मानसून। जब मानसून आते हैं इंडिया में तो वो कौन से रीजन में बारिशें करते हैं, मानसून किस हिट क्या होता है, मानसून बर्स्ट क्या होता है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि जो क्लाइमेट वाला टॉपिक है ना उसकी ना एक फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम एमसीक्यूज के थ्रू चीजों को देखते हैं तो उसका एक रिवीजन का वे होता है, बट क्लाइमेट एक ऐसा टॉपिक है उसको आपको ना पहले एक समझना पड़ेगा कि मॉनसून किस तरह से आते हैं, कैसे हिट करते हैं, कौन से रीजन को पहले हिट करते हैं। जब आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा ना, मॉनसून ओरिजिनेट क्यों होते हैं, ये हवाएं बारिशें क्यों लाते हैं, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती हैं, हम मॉनसून को साउथ वेस्ट मॉनसून ही क्यों बोलते हैं, और गर्मियों में तो साउथ वेस्ट मॉनसून होता है, बट सर्दियों में नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड की वजह से तमिलनाडु में बारिशें ज्यादा होती हैं। तो वो सर्दियों में तमिलनाडु में बारिशें ज्यादा क्यों होती हैं, जबकि बाकी सारे इंडिया में अगर हम बात करें तो गर्मियों में बारिशें ज्यादा होती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको पहले हम समझेंगे, ऐसे आपको ये जो क्लाइमेट के रिलेटेड जो आने वाले एमसीक्यूज थे इसके बाद वो आपको समझ नहीं आने वाले थे, इसलिए मैंने इसके लिए मैं एक पार्ट लाऊंगा और उसमें मैं उनको कवर करूंगा। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। प्लेलिस्ट में जाएं, एमसीक्यू सेशन, लेक्चर्स, टॉपिक्स बहुत सारे एग्जाम के लिए पड़े हुए हैं। जेकेएसएसबी, वीएलडब्ल्यू हो गया, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो गया, सेंटर रिलेटेड एग्जाम्स रिलेटेड कंटेंट, एसएससी, सीजीएल, बैंक, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो भी कंटेंट आपके रेलिवेंट है आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सेकंड थिंग इज टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उससे ज्वाइन करने का ये फायदा है, एक तो डेली न्यूज़पेपर आपको वहां मिलेगा, डेली क्विज भी होता है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगी हम वहां पर देंगे, प्लस पीडीएफ भी हम वही शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।